जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल विका ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे CNT एक्ट के बारे में और CNT एक्ट से रिलेटेड देखेंगे अध्याय 9 और फिर 9 के क, फिर 10 और 11। ये हमारा CNT एक्ट से संबंधित चौथा वीडियो है दोस्तों। और सारी धाराओं को आप लोग बारी बारी से समझते रहे हैं और आगे भी समझिए इसको। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें प्रावधान। अध्याय 9 क्या कहता है दोस्तों, पहले अध्याय को समझिए कि लगान के बारे में साधारण उपबंध, यानी CNT एक्ट में लगान से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं थी उसको अध्याय 9 में जिक्र किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद में बांटा गया है और उसी अनुच्छेद के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो अनुच्छेद जो है 52 क्या कहता है, किस्त के बारे में प्रावधान है, यानी कि लगान की किस्त के बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं। क्या कहता है कि लगान का भुगतान एक कृषि वर्ष में प्रत्येक तिमाही पर 4 सामान्य किस्तों में जमा होंगे। यानी कि लगान जो होंगे आप 3-3 महीना में जमा कर सकते हैं। कितने किस्तों में होगा दोस्तों, तो 4 किस्तों में होगा। ये एक कृषि वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि एक कृषि वर्ष साधारण रूप से देखें तो आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। यानी कि एक कृषि वर्ष में आप 4 किस्त में लगान जो है चुका सकते हैं। इसमें ये प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि लगान भुगतान की रीतियाँ, यानी लगान भुगतान करने के नियम क्या क्या हैं। लगान का जमा माल कचहरी या मनी ऑर्डर में किया जाना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तथा लगान की राशि भूस्वामी अभिकर्ता के द्वारा उपायुक्त के यहाँ जमा किया जाएगा। इसमें 53 क्या कहा दोस्तों कि लगान भुगतान की नियम, यानी रीति मतलब हो गया नियम। ये कहा गया कि लगान का अगर भुगतान करना है तो माल कचहरी में जा कीजिए, यानी कि जहाँ पर लगान भुगतान होती है वहाँ से कीजिए, या घर से आप डायरेक्ट मनी ऑर्डर कर दीजिए। तो लगान का भुगतान होगा माल कचहरी में या मनी ऑर्डर से किया जाता है। ये जो लगान की राशि होगा ये भूस्वामी के द्वारा जमा होगा और या अभिकर्ता, यानी भूस्वामी के जो किसी व्यक्ति को कह दिया कि आपने लगान असूल कीजिए, किसी व्यक्ति को ओढ़ दिया कि आप लगान को जमा कीजिएगा। तो यानी कि भूस्वामी या उसके कोई अभिकर्ता, यानी कि उसके जो कोई कार्यकर्ता, ये दोबारा जमा होगा और ये जहाँ कहाँ जाएगा दोस्तों, तो उपायुक्त के कार्यालय में जाएगा जमा होने के बाद। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद। लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद के बारे में प्रावधान है कि लगान देंगे तो भाई उसका जो ब्याज का रसीद है वो भी प्राप्त करने का आपको अधिकार है। इसमें यही चीज़ें हैं। चलिए पढ़ते हैं। लगान एवं उस पर देय राशि का भुगतान करने पर रसीद निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी कि आप अगर लगान भुगतान करते हैं और उसमें जो देय राशि होगा वो देने के बाद आप देय राशि का उल्लेख जिस रसीद में होता है वो रसीद आपको निःशुल्क प्राप्त होगा। उसके लिए कोई अलग से शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। लगान के भुगतान रसीद जो है अगर भूस्वामी नहीं देता है तो उसे 1 माह का कारावास और 100 रुपये का जुर्माना या दोनों दंड हो सकता है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया आप लगान चुकाइए और उसको रसीद जो है आपको निःशुल्क में दिया जाएगा। लेकिन क्या कहता है कि भूस्वामी अगर लगान का रसीद नहीं देता है या आपसे पैसा मांगता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है आप इसकी शिकायत उपायुक्त कार्यालय में करेंगे तो जो भूस्वामी होगा उसको दंड के स्वरूप में 1 माह का कारावास यानी 1 महीना का जेल हो जाएगा या 100 रुपये का जुर्माना या दोनों चीज़ों को हो सकता है। अध्याय देखिए दोस्तों, तो अध्याय 9 के अंतर्गत धारा 55 में क्या कहा गया है। तो धारा 55 कहता है कि उपायुक्त के न्यायालय में लगान का निक्षेप, यानी कि उपायुक्त के जो न्यायालय होगा, यानी उपायुक्त का जो कोर्ट होता है, यानी DC का जो कोर्ट होगा वहाँ पर लगान के बारे में निक्षेप किया गया है। क्या है इसमें कहा गया है कि यदि रसीद का कोई देने से इनकार करे, यानी कोई भूस्वामी होगा दोस्तों, यदि रसीद कोई देने से इनकार करे तो उपायुक्त के न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है। वही चीज़ है इसमें कि 54 क्या कहता है कि आपको निःशुल्क रसीद प्राप्त करने का अधिकार है। आपको निःशुल्क रसीद अगर नहीं देता भूस्वामी तो आप कहाँ जाएंगे, उपायुक्त कार्यालय में जाएंगे। और देखते हैं कि जो रसीद नहीं दे रहा है तो उसको क्या करेगा, उपायुक्त जो है भूस्वामी को दंड देगा। क्या दंड देगा कि 1 महीना का सज़ा सुना देगा या 100 रुपये का जुर्माना लगाएगा, या दोनों दे सकता है। 1 महीना के सज़ा के साथ साथ 100 रुपये का जुर्माना। यहाँ चीज़ वही कर रहा है कि आवेदन आप किसके पास करेंगे, तो उपायुक्त के कार्यालय में करेंगे आपको रसीद नहीं मिलता है। 56 क्या कहता है, 56 कहता है कि जमा का प्राप्ति एवं उसके भुगतान की प्रक्रिया, यानी कि जमा के जो प्राप्ति होगी
और उसके भुगतान की प्रक्रिया कैसे है, यानी कि आप कहाँ जमा कर सकते हैं और भुगतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी रसीद कैसे प्राप्त, उसके बारे में उपबंध किया गया है। तो इसमें कहा गया भुगतान विवाद होने पर लिखित आवेदन प्राप्त होने के आधार पर उपायुक्त लगान का जमा लेकर रसीद दे देगा तथा उपायुक्त तुरंत इसकी सूचना भूस्वामी को दे देगा। मान लीजिए कि भुगतान जो है विवाद हो गया कि 5 रुपये का उल्लेख था, भूस्वामी आपसे 10 रुपये मांग रहा है, वैसी स्थिति में विवाद स्पष्ट है तो वह क्या करेंगे, आप उपायुक्त के पास जाइएगा, उपायुक्त जो लगान होगा निर्धारित वो देखेगा और क्या करेगा, उपायुक्त डायरेक्ट फिर आपको लगान काट के रसीद दे देगा और इसकी सूचना जो है आपको भूस्वामी को दे देगा कि आपका जो काश्तकार था वो लगान चुका दिया है, यानी कि जो काश्तकार जो थे वो लगान हमारे यहाँ डायरेक्ट उपायुक्त कार्यालय में चुकाया है। तो यही चीज़ है कि जमा की प्राप्ति, यानी जमा आप कहाँ कर सकते हैं या उसकी प्राप्ति जो रसीद होगा कैसे कर सकते हैं तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया। इसमें कहा गया दोस्तों कि भुगतान विवाद होने पर, यानी भुगतान मान लीजिए कोई विवाद हो गया कि 4 रुपये की जगह में 5 रुपये ले रहा है या 5 रुपये की जगह 10 रुपये, कोई विवाद हो सकता है, वैसी स्थिति में आप आवेदन पत्र दे करके उपायुक्त को और वहाँ पर डायरेक्ट लगान चुका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा 57 कहता है कि जमा के पूर्व वे लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा, यानी कोई चीज़ मान ली कि जमा कर रहे हैं आप लगान, तो उसके लिए वाद या आवेदन की परिसीमा जो है वो कहाँ तक है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि धारा 244 एवं 56 के अधीन सूचना तामील होने की तिथि से, यानी जिस दिन उपायुक्त को सूचना मिलता है कि कोई भी चीज़ लगान के बारे में कि कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, तो उसे 6 महीना के अंदर वाद एवं आवेदन की परिसीमा होगी। यानी कि इसमें कहा गया कि आप जो सूचना देते हैं, सूचना तामील होने की तिथि से, जिस दिन सूचना आप आवेदक को देते हैं, मैंने उपायुक्त को देते हैं, आवेदक आप हैं और सूचना किसको देंगे, उपायुक्त को देंगे कि कुछ गड़बड़ी है, तो 6 महीना के अंदर उपायुक्त इसको निराकरण करेंगे। यानी कि 6 महीना के अंदर वाद एवं आवेदन की परिसीमा होगी, जो आप आवेदन दाखिल कर रहे हैं उसकी परिसीमा आपका 6 महीना की होगी। विवाद होने की स्थिति, मान लीजिए लगान का निर्धारण हो गया लेकिन आप जो है 6 महीना को उसमें लग रहा है कुछ गड़बड़ी, तो 6 महीना के अंदर आप उपायुक्त के समक्ष इस चीज़ को दे सकते हैं और उसका निराकरण भी उपायुक्त 6 महीना के अंदर ही कर देंगे। ये चीज़ इसमें प्रावधान किया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लगान के निर्धारित हो जाने पर, कुछ विवाद होने पर कितने महीना के अंदर उपायुक्त उसकी आवेदन आप कर सकते हैं उपायुक्त के अंदर, तो 6 महीना के अंदर आप उपायुक्त के यहाँ आवेदन कर सकते हैं। कोई भी गलतियाँ होती है लगान से संबंधित तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 58 कहता है कि लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज के प्रावधान, लगान के बकाया और उस पर ब्याज के प्रावधान। मान लीजिए कि आप लगान नहीं चुका रहे हैं, बकाया मतलब क्या होता है कि नहीं चुकाना, यानी बाकी रह जाना, और उस पर फिर क्या करेगा, जो बकाया राशि होगा तो उसको आपको सूद के साथ लौटाना, फिर बाद में उसको सूद जोड़ा जाएगा। वही चीज़ इसमें कह रहे हैं कि लगान के बकाया उस पर ब्याज के प्रावधान, यानी कि जो बकाया राशि होगी उस पर कितना ब्याज वहन करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। इसमें कहता है दोस्तों कि लगान की किस्त जिस दिन तय हो, यानी जिस दिन लगान की किस्त तय होगी उस दिन सूर्यास्त के पूर्व भुगतान नहीं किया गया हो तो उस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया समझा जाएगा। मान लीजिए कि लगान की जो किस्त थी वो जिस दिन तय हो गया कि आपको 31 मार्च तक किसी भी हर हाल में चुका देना है, तो 31 मार्च की संध्या तक आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि लगान को चुकाना पड़ेगा। अगर 31 मार्च की संध्या तक आप लगान को नहीं चुका पाते हैं तो आपके जो है इस कृषि वर्ष का, वर्तमान कृषि वर्ष का लगान बकाया रह जाएगा, यानी कि आप लगान नहीं चुकाया तो वही चीज़ बकाया रह जाएगा। यदि भूस्वामी राज्य सरकार हो, यानी भूस्वामी कौन हो दोस्तों, राज्य सरकार हो, जैसे हम बताए थे कि भूस्वामी वर्तमान में भी कौन है, तो राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार हो तो कृषि वर्ष के अंत में लगार का भुगतान न करने पर, लगार दिया दोस्तों, लगान होना चाहिए कि यहाँ पर लगान का भुगतान न करने पर लगान बकाया समझा जाएगा। यानी कि अगर भूस्वामी कौन हो, राज्य सरकार हो, तो कृषि वर्ष का अंत, जैसे बताया कि कृषि वर्ष का अंत कब होगा, मार्च लास्ट में होगा। तो मार्च लास्ट में जैसे ही होगा दोस्तों कृषि वर्ष का अंत, या कोई स्थानीय परंपरा के अनुसार दूसरा भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है इसी चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर कोई स्थानीय परंपरा में कोई कृषि वर्ष अलग है तो उसका भी जो लास्ट होगा कृषि वर्ष, लास्ट महीना, वहाँ पर बात हो रही है।
कि यदि भूस्वामी राज्य सरकार हो और कृषि वर्ष के अंत में लगान भुगतान न करे तो लगान बकाया समझा जाएगा। अगर आप वही है कि कृषि वर्ष के जिस दिन अंत होगा उसके शाम तक आपको लगान भुगतान कर देना है, नहीं तो फिर आपका लगान बकाया सम रहेगा। सिंपल सी शब्दों में है। आगे इसी में कहता है कि बकाया राशि पर वसूली पक्ष अधिकतम 6.25% साधारण ब्याज वार्षिक लगाएगा। इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि लगान आपका बकाया है तो अगले बार जब भी आप लगान चुकाएंगे तो लगान में वो सूद कितना लगा सकता है, वो मतलब उस पर अधिभार कितना आपको दे सकता है, अधिभार दे सकता है 6.25%। वो भी किसका रहेगा दोस्तों, तो साधारण ब्याज रहेगा, न कि चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि लगान की बकाया जो राशि होगी उस पर जो भूस्वामी होगा या भूस्वामी बोले या राज्य सरकार जो होगा वो लगान की वसूली कितना % कर सकता है। मतलब कि आपके जो मान लेते कि 100 रुपये का लगान था तो कितना वसूलेगा 106.25, यानी कि कितना % ब्याज लगा सकता है 6.25। उससे ज़्यादा लगान मतलब उससे ज़्यादा ब्याज वो नहीं जोड़ सकता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अभिधारी किसी कृषि वर्ष में बकाया लगान की राशि का भुगतान अगले कृषि वर्ष के भीतर कर दे तो भुगतान लगान की राशि पर अधिकतम 3% के दर से ही ब्याज आरोपित होगा। इसमें कहा गया दोस्तों कि मान लीजिए कि इस कृषि वर्ष में हम लगान नहीं दे पाए, लेकिन अगले कृषि वर्ष के भीतर मतलब अगले कृषि वर्ष जैसे ही प्रारंभ होता है तो उसके अंत तक हम पिछली बकाया राशि अगर दे देते हैं तो उसमें 3% ही अधिकतम ब्याज दर लगाया जा सकता है। आपको जैसे कि यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ब्याज दर लगाने का सिस्टम में है। आपको यहाँ पर कहा कि पहला कृषि वर्ष आप लगान नहीं देते हैं तो दूसरा कृषि वर्ष आपको लगान देना पड़ेगा। अगर दूसरा कृषि वर्ष में अगर लगान आप देते हैं दोस्तों तो आपको 3% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यही अगर दूसरा कृषि वर्ष में भी आप लगान नहीं देते हैं और कितना लगान देते हैं आप मान लीजिए कि तीसरा कृषि वर्ष में, तो जो नियम है कि तीसरा कृषि वर्ष के प्रारंभ होने ही 90 दिन के अंदर आपको लगान चुकाना है, या तो आपको तो बाहर कर देगा ज़मीन में से कि आप ज़मीन का हकदार नहीं हैं। समझ गए ना, भूस्वामी बाहर कर देगा। ये भी आगे पढ़ेंगे, इसको बताएंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, तो यहाँ कहा क्या कि 3% अगले वर्ष में दे देंगे और अगले वर्ष के बाद भी अगर नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिकतम जो ब्याज दर है वो 6.25% लगा सकता है। और तीसरा कृषि वर्ष तक नहीं चुकाएंगे तो तीसरा कृषि वर्ष तक अगर 90 दिन तक अंदर नहीं चुकाते हैं पिछला 2 कृषि वर्ष का बकाया तो ज़मीन में से निकाल देगा आपको। चलिए आगे इसमें क्या प्रोविज़न है उसको भी समझिए। धारा 59 कहता है कि भूधारक की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का रद्द किया जाना, यानी भूमि को जो धारण किया हुआ है उसका बेदखली मतलब क्या होता है, किसी को बाहर निकाल देना। तो भूधारक को उसके ज़मीन से बाहर निकालना और बकाये के कारण पट्टे का रद्द किया जाना। मतलब मान लीजिए कोई ज़मीन का लगान नहीं चुका रहा है तो उसको भूमि से बेदखल कर दिए और उसका पट्टा भी रद्द कर दिए। ये किस में कहा गया है, 59 में कहा गया है। पढ़िए इसको क्या है। यदि किसी भूधारक को यहाँ लगान बकाया हो तो उसे पट्टा रद्द किया जा सकता है। साफ शब्दों में है दोस्तों कि आपका लगान बकाया हो तो आपको जो है पट्टा जो है बेदखल कर देगा, यानी कि आपको ज़मीन से बेदखली कर देगा, इसलिए लगान को चुकाते रहिए। आगे है कि लगान के बकाया का काश्तकारी पर प्रथम भार होगा। लगान के बकाया का काश्तकारी पर प्रथम भार होगा। समझिए इसको। लगान के अगर मान लीजिए कोई बकाया है, माने लगान आपने नहीं दिया है, उधार रह गया है, तो बकाया रह गया है तो काश्तकारी जो किसान होगा उस पर प्रथम भार होगा। यानी जो किसान पर लगान का भार था, मतलब हम किसान हैं दोस्तों और लगान नहीं चुकाया तो चुकाना हम ही को है। यही चीज़ इसमें कह रहा है कि उसका भार का वहन हम ही को करना है, यही चीज़ इसमें प्रावधान है। चलिए देखते हैं। साधारणतः लगान का भार जो है काश्तकारी पर ही होता है, यानी जो किसान होता है उसी पर होता है लगान का भार। परंतु लगान की बकाये की भुगतान करने हेतु काश्तकारी का विक्रय कर दिया जाए। मान लीजिए कि हम किसान थे और हम अपना खेत ही बेच दिए लगान के भुगतान करने के लिए कि हम लगान नहीं चुका पा रहे, तुम खेत ले जा, तो खरीदार उस काश्तकारी का विक्रय की तारीख के पहले के लगान के भार से मुक्त कर देगा। तो ऐसी स्थिति में हम किसान थे, हम लगान नहीं चुका पाए, हम अपना ज़मीन बेच दिए,
तो बेच दिए तो हम लगान मुक्त हो गए अब यहीं से। अब जो लिया है वो भुगतान करेगा, यानी कि जो लिया हमारे पास से, जो दूसरा काश्तकार ले लिया, दूसरा किसान ले लिया, तो लगान के भुगतान अब वो करेगा, यानी कि लगान के भुगतान से अब हम मुक्त हो गए। तो खरीदारी उस काश्तकारी का विक्रय की तारीख के पहले के लगान को भी भार से मुक्त कर देगा, यानी उससे पहले जो भी लगान होगा उसके भार से हम मुक्त हो जाएंगे। समझ गए होंगे दोस्तों कि आप ज़मीन को बेच दिए, जब हम नहीं चुका पा रहे थे तो सिंपल से भाई नहीं चुका पा रहा था तब तो बेचा, और बचने के बाद जो लेगा या जो काश्तकारी में होगा तो उसी स्थिति में हम लगान से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि हम ज़मीन को बेच दिए तब हमारे ऊपर कोई कर्जा बुआम लगान नहीं है। अब जो लिया है वो उसका वहन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 61 क्या कहता है कि वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण। यानी वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण, यानी किसी वस्तु के रूप में, समझ रहे हो, पैसा के रूप में देना तो हो जाएगा कि मुद्रा के रूप में लगान। अब एक हो गया वस्तु के रूप में लगान, जैसे कि मान लीजिए कि आप वस्तु के रूप में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हो सकता है 5 किलो धान हो, 5 किलो अरहर हो, कुछ और भी हो सकता है कि लगान के बदले में हम पता चला कि जो खेत हो रहा है उसका 3 हिस्सा, मतलब बोलना चाहिए कि मतलब 100 बोरा में मान लिया 33 बोरा आपको लगान के रूप में दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ के बारे में है कि वस्तु में दे लगान का रूपांतरण वस्तु के रूप में पहले होता था पैसा के रूप में, अब मान लीजिए कि आप देना चाहते हैं वस्तु के रूप में, इसी बारे में इसमें प्रोविज़न है। यानी किसी अधिभोगी रैयत के द्वारा लगान का भुगतान फसल के रूप में जमा किया जा रहा हो और आगे वह इस लगान का भुगतान धन यानी नगद के रूप में करना चाहता हो, तो इसके लिए उपायुक्त व राजस्व अधिकारी के यहाँ आवेदन जमा करेगा। उपायुक्त या राजस्व अधिकारी जांच करने के पश्चात वस्तु लगान के बदले नगद लगान हेतु उपयुक्त राशि का निर्धारण करेगा। वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण, जैसे पहले हम क्या करते थे कि वस्तु के रूप में लगान देते थे, 5 बोरा धान देते थे, चाहे कुछ और चीज़ें दे देते थे। वैसी स्थिति में कहा गया है कि अब हम ये सब चीज़ें नहीं देंगे, हम आपको लगान के बदले में पैसा देंगे। तो आपके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि इसका आवेदन आपको उपायुक्त कार्यालय में या राजस्व अधिकारी के पास देना पड़ेगा कि हम अब लगान का रूपांतरण करना चाहते हैं, यानी वस्तु रूप में नहीं, अब पैसा के रूप में हम लगान देंगे। तो उपायुक्त और राजस्व अधिकारी अब निर्धारित करेंगे कि आपका लगान कितना होगा, यानी कै रुपया आपसे अब लिया जाएगा। यही चीज़ इसमें प्रोविज़न है। 62 का कहता है, सॉरी 61 का है दोस्तों, 61 का कहता है कि अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण, यानी जोत के अधिभोग यानी जो जोत का उपयोग कर रहा है यानी अधिभोग कर रहा है उसके लगान का रूपांतरण के बारे में। यानी कि मान लीजिए कि हम हैं और हम भूमि को जोत रहे हैं, यानी हम भूमि का अधिभोग का उपयोग कर रहे हैं, और मेरा लगान का रूपांतरण कैसे होगा। यदि राज्यपाल अधिसूचना के द्वारा आदेश दे दे तो उपायुक्त अधिभोगी रैयत के पक्ष में लगान रूपांतरण तथा धन लगान के रूप में कर सकता है। मान लीजिए कि राज्यपाल गजट पत्र में प्रकाशित कर देते हैं कि अब जो लगान होगा वो वस्तु के रूप में नहीं होकर के धन के रूप में होगा, यानी रूपांतरण कर देता है, यानी कि पैसा के रूप में होगा। लगान अभी हम लोग चुकाते हैं सभी को, तो हम लोग अब वस्तु रूप में लगान नहीं चुकाते हैं, क्या रूप में चुकाते हैं दोस्तों, धन के रूप में। तो यही चीज़ है कि अगर राज्यपाल ऐसे अधिसूचना जारी कर देता है तो फिर उपायुक्त जो होगा, उपायुक्त अधिसूचना जारी होते ही इस चीज़ का प्रयोग करा सकता है। अब वो रूपांतरित अपने मन से उपायुक्त कर देगा जैसे ही गजट में प्रकाशित होगा, यानी कि राज्यपाल अधिसूचना के द्वारा जारी होने के बाद। आगे कहता है धारा 62 कहता है कि रूपांतरित लगान की अपरिवर्तित रहने की कालावधि, यानी धारा 61 के अधीन निर्धारित लगान 15 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगा। धारा 61 में क्या कहा था दोस्तों कि आप लगान में परिवर्तन कराना चाहते हैं, यानी वस्तु रूप में देते तब धन के रूप में दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको उपायुक्त के कार्यालय में या राजस्व अधिकारी कार्यालय में जाकर के इसकी सूचना देना पड़ेगा और लगान का निर्धारण वो करके बताएंगे कि कितना रुपया आपको देना है। लेकिन एक बार आपका ये चीज़ हो गया तो आपको कम से कम 15 साल तक फिर वैसे ही रूप में पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए कि निर्धारित हो गया कि 20 रुपया लगान देना है, तो 20 रुपया आपको 15 साल तक वो अपरिवर्तित रहेगा। यानी 15 साल तक फिर आप सोचिएगा कि हम फिर से वस्तु में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो नहीं होगा, यानी एक बार परिवर्तन हो गया तो 15 साल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे कहता है दोस्तों कि धारा 63 में कहता है कि स्थानीय उपकर लगाने या निर्धारित लगान से अधिक उद्ग्रहण करने पर दंड का नियम,
यानी कि जो लगान का निर्धारण सरकार किया, स्थानीय सरकार ने कर दिया या भूस्वामी ने किया, या उपायुक्त ने किया, उससे अधिक अगर आप लगान वसूलते हैं तो यहाँ पर दंड का भी प्रावधान है। क्या दंड का प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी किसान से विधि पूर्वक देय लगान का या बकाया ब्याज राशि के अलावा कोई अतिरिक्त कर वसूलता है, तो लगान बढ़ाकर वसूलता है, तो ऐसे में भूस्वामी को 6 माह की कारावास और 500 रुपये का जुर्माना या दोनों दंड के रूप में देय होगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए इसको और अच्छे से समझाते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों कि मान लीजिए कि हम लोग किसान हैं और कोई भूस्वामी से हम लोग ज़मीन लेकर किसानी कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि लगान का निर्धारण 10 रुपया है, तो क्या करता है हमसे ज़बरदस्ती 11 रुपया वसूलता है, 12 रुपया वसूलता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि हमसे तो ज़्यादा वसूल ले रहा है, तो इसकी सूचना हम उपायुक्त को दे देंगे, तो उसको उपायुक्त जो है दंड देगा। दंड के रूप में क्या हो सकता है, 6 महीना का कम से कम कारावास हो सकता है, साथ में 500 रुपया जुर्माना, ये दोनों हो सकता है। 6 महीना कारावास दे देगा और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाएगा। इसलिए जो लगान निर्धारित है उतना ही लगान वो वसूल सकता है, इससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता है। ये आपका 63 में कहा गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो अवधि पूछेगा कि अगर भूस्वामी निर्धारित लगान के अलावा अन्य लगान यानी कि अतिरिक्त कर वसूलता है या अतिरिक्त भार वसूलता है, तो उसे क्या दंड के रूप में प्रावधान किए गए हैं, तो 6 महीना की सजा या 500 रुपया जुर्माना या दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अध्याय 9 के क। 9 के क में क्या कहता है कि बंजर भूमि का बंदोबस्त के बारे में। बंजर भूमि समझते हो दोस्तों, जिस भूमि में उपजाऊ बहुत कम होता है, यानी बंजर होता है, जिसमें उपजाऊ करना, खेती करना, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना, उस भूमि को हम लोग कहते हैं बंजर भूमि। इसमें क्या कहा गया है, बंजर भूमि के बारे में प्रावधान है 63 क के बारे। 63 क धारा में कहता है कि बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे द्वारा किया जाना, यानी कि पट्टा के द्वारा इसको बंदोबस्त किया जाएगा। क्या है पट्टा के द्वारा बंदोबस्त किया जाएगा, आइए समझते हैं कि राज्य सरकार बंजर भूमि को बंदोबस्त विहित प्रारूप में पट्टे द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक पट्टा की 2 प्रति बनेगी, जिसमें से 1 प्रति रैयत को और 1 प्रति जिला उपायुक्त को भेज दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए जैसे ज़मीन का सर्वे हो गया, बंदोबस्त ज़मीन था, नहीं बोलते हैं, घर मजरूआ ज़मीन बोलते हैं, बंदोबस्त ज़मीन बोलते हैं, बकाया ज़मीन बोल सकते हैं। तो अगर ऐसे ज़मीन रहेगा तो राज्य सरकार जो है वो उस भूमि का बंदोबस्ती करेगा। बंदोबस्त यानी उस ज़मीन को चिन्हित करेगा और चिन्हित करने के बाद उसका पट्टा तैयार होगा। पट्टा तैयार होने के बाद उसका 2 प्रति बनेगा, तो 1 प्रति किसको दिया जाएगा, जिसका कब्जा करके रखा है, साफ़ सुथरा करके रखा है जो ज़मीन, उसको देगा। 1 प्रति उपायुक्त को भेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 ख। 63 ख में कहता है कि बंदोबस्त को आपात रद्द किए जाने का प्रावधान। इस विधि से प्राप्त बंदोबस्त को 5 वर्ष की अवधि तक प्राप्त जमीन पर खेती नहीं की गई हो अथवा धारा 46 के उल्लंघन का दोषी पाया जाए, तो धारा 63 क के अंतर्गत बंदोबस्त को अबदस्त या रद्द किया जा सकता है। अब इसमें साफ शब्दों में यही समझ लीजिए दोस्तों कि आपको बंदोबस्त करके ज़मीन मिल गया, अब 1 प्रति जिसके कागजात उपायुक्त के कार्यालय में है, 1 प्रति आपको भी दे दिया, लेकिन क्या कहते हैं ज़मीन अब मिल गया, आप उसमें कुछ उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें प्रावधान है कि आपको 5 साल के अंदर तक उसमें खेती करना है। इस बंदोबस्त के 5 वर्षों की अवधि तक आपको ज़मीन का उपयोग कर लेना है। अगर 5 वर्ष तक इसमें खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो ज़मीन में फिर सरकार आपको छीन लेगा, यानी फिर से अपने अंदर अधिग्रहित कर लेगा, यानी आपको जो बंदोबस्ती पट्टा मिला था वो रद्द कर देगा। ये प्रावधान है आपका अध्याय 9 का में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो अध्याय 10। अध्याय 10 में कहता है कि भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण या उपबंध, जिसमें विशेषकर कोड़कर भूमि के बारे में प्रावधान है। भूस्वामी मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों, भूमि का मालिक, तथा काश्तकार मतलब क्या होता है दोस्तों, किसान के लिए प्रकीर्ण उपबंध, यानी उससे दोनों से संबंधित कुछ नियम है, उसके बारे में प्रावधान यहाँ पर है। आइए क्या नियम है उसको समझते हैं। धारा 64 कहता है कि उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन। अगर उपायुक्त यानी डीसी ने आदेश देगा तो आप भूमि को कोड़कर में परिवर्तन। हम बताए थे कि कोड़कर भूमि क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर से बता देते हैं। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेकर सामान्य भूमि को कोड़कर भूमि में बदल सकते हैं।
यानी कोई किसान का जो गांव का जो किसान है, कृषक है, वो भूमिहीन है, यानी कि उसके पास भूमि नहीं है, दूसरे के यहाँ खेती करता है, रेहन के रूप में खेती करता है, बटैया के रूप में खेती करता है, तो यानी भूमिहीन है, तो वो क्या करेगा, उपायुक्त की पूर्व अनुमति, उपायुक्त से अनुमति लेकर वो सामान्य भूमि को कोड़कर भूमि में बदल सकता है। इसे सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, सामान्य प्रति या टाण भूमि को रैयत कोड़कर समतल बनाते हैं तथा इस पर धान की खेती करते हैं। इस प्रकार से तैयार किया गया खेत आरंभ में लगान मुक्त होता है, परंतु बाद में इस पर उपायुक्त लगान का निर्धारण किया जाता है, लेकिन यह सामान्य लगान दर से हमेशा कम होता है। अब समझिएगा यहाँ इसका 64 में पहला हेडिंग है कि उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तन करना। गांव के कोई आदमी है, कृषि है, किसान है, कृषक है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो उपायुक्त के पास वो आवेदन दे करके वो क्या कहेगा, कोड़कर भूमि, यानी कि जो भूमि टाड़ टिकुर होता है, गांव में ऐसे बहुत सारे भूमि होते हैं जो टाड़ टिकुर यानी उपजाऊ नहीं होते हैं। पहले उसमें रहर का खेती होता था, मान लो कि वो क्या होता है, रहर वगैरह खेती टाड़ी टिकुर में बोना जाता है, तिल का खेती हो गया, लोटना खेती हो गया, मतलब उसमें धान की खेती नहीं हो पाता था। तो उसको क्या किया कि जेएसपी लाया, चाहे अपने से कोड़ कोड़ के, आज तक जेएसपी वर्तमान में, लेकिन उस समय की बात है तो कोड़कर इसलिए प्रयोग किया गया, हाथों से कोड़ कोड़ के, मतलब गैंता कुदारी से कोड़ करके उसको प्लेन कर दिया, चौरस बना दिया, यानी खेती के लायक भूमि को बना दिया। तो खेती के लायक भूमि बना दिया गया, तो उस भूमि जो खेती के लायक बना गया, मतलब धान के बोने के लायक उसको प्लेन कर दिया, जिसमें पानी का ठहराव हो, अब धान खेती हो सकती है। तो वैसी ही भूमि को अब उसको कोड़कर भूमि कहेंगे, यानी कि इस भूमि को कोड़ कोड़ कर खेती के लायक बनाया है, धान की खेती के लायक। तो ऐसी भूमि में जो लगान भी होता है दोस्तों, वो बहुत कम होता है। यानी लगान का निर्धारण कब होता है, तो ऐसी भूमि में 4 साल के बाद लगान का निर्धारण होगा। और कोई धनहर भूमि है जिसमें धान का उत्पादन होता है, तो जब से धनहर भूमि में तीसरा जो भूमि होता है, उपजाऊ, मध्यम किस्म का और निम्न किस्म का, तो निम्न किस्म के धनहर भूमि के जो लगान होगा उससे ही ज़्यादा इसका लगान नहीं होगा, यानी बहुत कम लगान देना होता है। ये हो जाएगा आपका कोड़कर भूमि के बारे में पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। धारा 65, धारा 65 कहता है कृषक को बेदखल करने या कब्जा बनाए रखने देने की शक्ति। इसमें कहता है दोस्तों कि कृषक यानी किसान को बेदखल करने, यानी किसान को किसी ज़मीन से आप हटा देते हैं, या कब्जा बनाए रखने, यानी कि उस पर कब्जा उसको बने देने की इसमें सख्ती प्रोविज़न किया गया। इसमें कहा गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी 1947 के धारा 21 के तहत यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में जो धारा 21 हम लोग पढ़ते हैं उसके तहत इस प्रोविज़न को भी समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। धारा 66 कहता है कतिपय भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने पर निषेध, यानी कुछ ऐसी भूमि है जिसको आप कोड़कर भूमि में नहीं बदल सकते हैं, उस पर मनाही है कि इस भूमि को आप कोड़कर में नहीं बदल सकते हैं। तो आइए उसी भूमि को जानते हैं। कोई कृषक या श्रमिक किसी दूसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जा वाले बागान, बगीचे या कृषि भूमि या आवास भूमि को कोड़कर में नहीं बदल सकते हैं। सपोज दैट कि गांव के अगर हमारे घर के बगल में की ज़मीन है, लेकिन उसका कब्जा जो है किसी और व्यक्ति का है, उसमें वो आम का पेड़ लगा दिया है, बगीचा लगा दिया है, हो सकता है कि उसमें कृषि भूमि के रूप में प्रयोग भी कर रहा है, जैसे कि भाई चौरस भूमि यानी कोड़कर भूमि में क्या इसलिए बनाया जाता है कि धान की खेती के लिए, लेकिन उसमें कुछ अरहर की खेती कर रहा था, मूंग की खेती कर रहा था, उड़द का खेती कर रहा था, यानी कि टाट टिकुर भूमि था। तो ऐसी भूमि को जो है जिसमें किसी का कब्जा हो, बागान बगीचा हो या कोई घर बना लिया हो, तो उस भूमि को आप कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी कि दूसरे के कब्जा वाले को। तो स्पष्ट शब्दों में सब नॉर्मल चीज़ें हैं, जो व्यवहारिक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो धारा 67 क्या कहती है? धारा 67 का कहती है कि कोड़कर में अधिभोगाधिकार, यानी कोड़कर भूमि में अधिभोग का अधिकार, यानी कोड़कर भूमि के उपयोग का अधिकार। ऐसे रैयत जो किसी भूमि का जोत धारण करता है, यानी ऐसे रैयत यानी ऐसा किसान जो किसी भूमि का जोत धारण करता है। हम कोई किसान है और दूसरे की भूमि के जोत को धारण किए हुए हैं, यानी दूसरे की भूमि को धारण करके भी हम कमाते हैं, और उसके परिवार के किसी सदस्य ने उस भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर दिया हो, लेकिन वो 12 वर्ष तक उस भूमि पर कोई खेती नहीं किया हो, तो प्रथम व्यक्ति का भूमि अधिभोगाधिकार बना रहेगा। समझिएगा दोस्तों क्या है, मैं रैयत हूँ, मैं किसान हूँ, ठीक, जो किसी भूमि का जोत धारण करता हो, यानी जो किसी भूमि का हम जोत धारण किए हुए हैं और उसके परिवार का किसी सदस्य ने उस भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर दिया हो। जैसे कि हम थे, अमर भाई है, यानी 2 भाई हैं,
हम क्या करते थे, किसान हैं, हम भाई भी किसान हैं, हम खेती करते थे, हम भूमि को जोत को धारण किए होते। हमारा भाई जो गया उस भूमियों को क्या किया कि जेसीबी लाया गुस्सा में और क्या किया कि सब ज़मीनों को प्लेन करवा दिया, और प्लेन करवा के और उसमें बढ़िया एकदम प्लेन करवा के और देखिए कि एकदम मस्त करवा दिया, ताकि उसमें खेती हो सके, पानी बरसात हो तो उसमें जम सके पानी, ताकि धान रोप सके। लेकिन वो ऐसा करने के बाद वो क्या करता है कि प्लेन तो करवा दिया लेकिन उसमें खेती नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि उसमें 12 वर्ष की भूमि पर कोई खेती, अगर मेरे भैया उसको बनवाए हैं, जैसे मेरे घर वाले घर परिवार की बात हो रही है तो मेरे भैया हो सकते हैं, मेरे चाचा हो सकते हैं, उसमें 12 वर्ष तक कोई खेती नहीं किया, तो वैसी में क्या कहता है कि जो जमीनवा प्लेन कैले था ना, तो जो हम जोतते तो पहले से हमारे ऊपर में अधिकार था, तो ज़मीन हमारे पास रहेगा, ये चीज़ कहा गया। वो बनाया है, आपका गोतिया हो, भाई भतीजा, कोई परिवार का कोई भी सदस्य हो, अगर बनाया है तो 12 वर्ष के अंदर उसको खेती करना होगा। अगर 12 वर्ष तक खेती नहीं कर सकता है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपका अधिकार उसमें बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 क में कहता है कि कोड़कर में समपरिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारण। अगर कोई व्यक्ति भूमि को कोड़कर में बदला हो तथा उस भूमि पर प्रथम कृषि वर्ष के फसल कटाई से 4 वर्ष तक कोई लगान का निर्धारण नहीं किया जाएगा। समझिएगा कि कोड़कर भूमि है उसमें समपरिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारण है। जिसे हम बताया भी दोस्तों कि कोड़कर भूमि है उसको बना लिए, लेकिन इसमें लगान का निर्धारण कैसे होगा, तो उसको लगान के निर्धारण करने के लिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भूमि को कोड़कर में बदल दिया हो तो उस भूमि पर प्रथम कृषि वर्ष से फसल कटाई, यानी जिस दिन प्रथम कृषि वर्ष, यानी आज हम फसल काटे हैं इस कृषि वर्ष में, अहिया से लेके यानी काजू से लेके 4 वर्ष तक कोई लगान का निर्धारण नहीं होगा। भी बताए थे, क्वेश्चन वीवीआई है, याद रखिएगा कि कोड़कर भूमि में 4 वर्ष तक कोई भी लगान का निर्धारण नहीं होता है, और 4 वर्ष के पश्चात कोड़कर भूमि पर लगान का निर्धारण किया जाएगा, यानी 5वें वर्ष लगान का निर्धारण होगा, लेकिन वह लगान की दर गांव की तृतीय वर्ग के धनहर भूमि के लिए प्रचलित दर से आधे से अधिक नहीं होगा। यानी धान के मतलब खेती के लिए 3 भूमि को चिन्हित किया गया। एक बहुत बढ़िया खेती होने वाला भूमि यानी सिंचाई युक्त भूमि, एक मध्यम सिंचाई युक्त भूमि जिसमें कभी कभी वर्षा के खेती भी काम आ जाते, माने वर्षा हुआ तो खेती हो गया। एक हो गया कि कम सिंचाई युक्त भूमि, यानी कि उच्च सिंचाई, मध्यम सिंचाई और निम्न सिंचाई युक्त भूमि, यानी कि जिस पर हम लोग समझते हैं कि उच्च पैदावार, मध्यम पैदावार और निम्न पैदावार। तो निम्न पैदावार धनहर भूमि जो होगा उसका जो लगान निर्धारण है सरकार के द्वारा, उसके आधे से अधिक कोड़कर भूमि के लगान नहीं हो सकता है। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि काश्तकार को बेदखल किया जाना है। काश्तकार को कैसे आप हटा देते हैं उसके बारे में प्रोविज़न है। किसी भी काश्तकार को किसी डिग्री या उपायुक्त के आदेश के सिवाय किसी दूसरे तरीके से उसे ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। साफ साफ समझ गए होंगे दोस्तों कि कोई भी किसान है उसको आप किसी का डिग्री अगर कोर्ट से पारित हो गया या उपायुक्त ने आदेश दे दिया कि इसको हटाना है, इसके सिवा आप किसी दूसरे तरीके से उसको नहीं हटा सकते हैं। बस यही समझिए, यानी कोर्ट के आदेश से या उपायुक्त के आदेश से ही उसको हटा सकते हैं, ऐसे आप अनलीगल तरीके से उसको नहीं हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 69 कहता है कि काश्तकार को राहत पाने का अधिकार। किसी अधिभोगी रैयत ने भूमि का उपयोग रूढ़ि और रीति के अनुसार किया हो और उसके कार्य के कारण भूमि के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आया हो, तो भूस्वामी और काश्तकार के बीच हुए संविदा के शर्तों को नहीं तोड़ा हो, तो अधिभोगी रैयत राहत पाने का अधिकारी है। देखिए इसमें क्या कहता है, काश्तकार को राहत पाने का अधिकार, यानी कि जो किसान है उसको राहत मिलेगा। यानी कि किस स्थिति में कि किसी अधिभोगी रैयत, यानी कि हम ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, हम किसान हैं। अधिभोगी रैयत किसे बोलते हैं, जो इसका ज़मीन का हक हो और उसका उपयोग कर रहा हो, उसको अधिभोगी रैयत ने भूमि का उपयोग रूढ़ि और रीति के अनुसार किया हो। जैसा हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे कुछ जैसे कि हम भादों में खेती करेंगे, चाहे कुछ ऐसे नियम बंदी जो परंपराएं चली आ रही है, तो उसके अनुसार हम खेती किया, उसके कार्य के कारण जो है भूमि के मूल्य में कोई गिरावट नहीं हुआ। हम भले ही रीति रिवाज से अपना खेती को किए, लेकिन आपके भूमि के मूल्य में कमी नहीं किया है। भूमि के मूल्य में कैसे कमी होता है दोस्तों, बालू गाँच देना, ईंटा पत्थर गाँच देंगे तो भूमि में खेती नहीं ना हो पाएगी, तो ऐसे हम नहीं किए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम काश्तकार हैं यानी भूस्वामी हमको भगा नहीं सकता है, अगर आपके भूमि के मूल्य में कमी नहीं किए हैं। तो यही चीज़ें यहाँ है।
आगे है दोस्तों 70 अनुच्छेद क्या कहता है। 70 कहता है कि बेदखली का डिग्री या आदेश कब प्रभावी होगा। इसमें कहता है कि इस अधिनियम में अधीन पारित आदेश उस कृषि वर्ष के अंत से या ऐसे पूर्ववर्ती तारीख से जिसे न्यायालय निर्देश करे उसी के अनुसार प्रभावी होगा। यानी बेदखली का डिग्री आदेश कब से लागू होगा, ये चीज़ का बात है। यानी किसी को ज़मीन से हटाने का बात हो रही है, वो कब से लागू होगा। तो ये लागू होगा दोस्तों कि जिस दिन अधिनियम पारित होगा, जिस दिन कोर्ट ने डेट दे दिया है कि आपको 5 तारीख से खाली करना है, उसी तारीख से आपको खाली करना पड़ेगा। अन्यथा आज जिस दिन अधीन जो होगा वो कृषि वर्ष के अंत में, मान लें कि आपने खेती कर दिया है, बेचारा कि फसल लहलहा रहा है, तो वैसे तुरंत आपको नहीं करेगा, वो खेती काट लेगा। यानी कृषि वर्ष का जिस दिन अंत हो जाएगा उस दिन वो ज़मीन आपका छोड़ देगा। अन्यथा उपायुक्त बोल दिया है कि आपको 5 तारीख, यानी कि 5 तारीख जो खेती लहलहायल था वो आपको खाली करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको खाली करना पड़ेगा। ये चीज़ इसमें है कि उपायुक्त के आदेश के जिस दिन तारीख निर्धारित कर दें उपायुक्त उस दिन। अन्यथा अगर बेदखली करना है तो आप किस दिन करेंगे, तो कृषि वर्ष के अंत दिन करेंगे। 71 क्या कहता है दोस्तों। 71 कहता है कि विधि के विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति उपायुक्त में अंतर्निहित रहेगा। इसको समझिएगा। 71 कहता है कि किसी को कानून के विरुद्ध अगर आप ज़मीन से बाहर कर दिए हैं तो उपायुक्त के पावर है कि उसको ज़मीन वापस दिलाएगा। एक शब्दों में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों। आप किसी को विधि के विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध गलत तरीके से आप ज़मीन से बाहर कर दिए हैं, बेदखल कर दिए हैं किसी काश्तकार को, तो उपायुक्त को यह अधिकार है कि उसको वापस वो जगह दिलाएगा। 71 का जो VVI है, जैसे हमने बताया था कि 46 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारा है, उसी प्रकार से 71 जो धारा है वो सबसे इम्पोर्टेंट में आता है। तो 46 और 71 दो ऐसे धाराएं हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं, 8-10 प्रोविज़न इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। चलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। विधि के विरुद्ध अंतरित भूमि, अंतरित भूमि मतलब होता है दोस्तों हस्तांतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति, यानी अब कानून के विरुद्ध किसी अनुसूचित जनजाति का यानी ST के ज़मीन को आप हस्तांतरित कर देते हैं, हस्तांतरित सदस्य को कब्जा प्रस्थापित करने के लिए उपायुक्त में अंतर्निहित रहेगा। इसको साफ शब्दों में समझिए कि कोई अनुसूचित जनजाति ST के ज़मीन को गलत तरीक़ा से हस्तांतरित हो गया, यानी उसको बेच दिया गया है, तो उपायुक्त को शक्ति है कि वो इसको वापस दिलाएगा। यही चीज़ें खतर में है और इसमें कुछ प्रोविज़न है, आइए देखते हैं। इस संदर्भ में निम्न प्रावधान है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि यदि उपायुक्त को यह ज्ञात हो कि कोई व्यक्ति धारा 46 पढ़े होंगे दोस्तों अच्छे से, पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि उपायुक्त को यह ज्ञात हो गया कि कोई व्यक्ति धारा 46 के उल्लंघन कर अनुसूचित जनजाति यानी ST के रैयत की जमीन कपट या छल पूर्वक प्राप्त किया हो, तो अंतरिती यानी क्रेता जो होगा उसको सफाई देने का अवसर देगा। इसके पश्चात दोषी पाए जाने पर अंतरिती यानी क्रेता को बिना कोई रकम लौटाए उनका जमीन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वापस कर देगा। इसमें साफ कहा गया दोस्तों कि ST के ज़मीन को कोई खरीदा है, समझ रहे हैं दोस्तों कि ST का ज़मीन था, उसको आप कोई गलत तरीके से खरीद लिए हैं, वैसी स्थिति में उपायुक्त इसकी जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर आपको ज़मीन से बेदखल कर देगा और ST को फिर से उस ज़मीन को वापस दिला देगा। इस चीज़ में कहा गया है। आगे कहता है कि अंतरण मतलब होता है दोस्तों अंतरक, समझिएगा, अंतरक अर्थात विक्रेता। ध्यान रखा, अंतरक मतलब विक्रेता, अंतरिती ती लग गया यानी क्रेता, ती मतलब क्रेता और अंतरक का मतलब विक्रेता। देखिएगा, अंतरक अर्थात विक्रेता अगर कोई वाजिब वारिस नहीं हो, समझिएगा दोस्तों कि अंतरक यानी विक्रेता का जो था उसका कोई वाजिब वारिस नहीं हो। जैसे कि हम हैं दोस्तों, साथ हमारा ज़मीन है और हम बेच रहे हैं, लेकिन मेरा कारण है कि मेरा कोई वाजिब वारिस नहीं है, मेरा कोई भतीजा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, वैसी स्थिति में हम ST समुदाय का सदस्य, इसको दिमाग में बैठा रखिएगा। तो वैसी स्थिति में, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अंतरक अर्थात विक्रेता अगर कोई जब वाजिब वारिस न हो, जैसे कि हम विक्रेता हैं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, कोई भतीजा नहीं है, यानी वाजिब वारिस नहीं है, तो वैसी स्थिति में स्थानीय नियमानुसार किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के रैयत को उपयुक्त ज़मीन का बंदोबस्त कर देगा। यानी उपायुक्त जो होगा दोस्तों वैसी ज़मीन का, यानी कि हमारा ज़मीन था, हमको कोई गलत तरीक़ा से मेरा ज़मीन को
क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, यानी अंतरीति कर लिया, खरीद लिया। और उपायुक्त को पता चलता है कि इसका कोई वाजिब वारिस नहीं है, मेरा कोई वाजिब वारिस नहीं है, यानी कि मेरा कोई पुत्र नहीं, कोई भतीजा नहीं है, तो वैसी स्थिति में गांव को किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बंदोबस्त कर दिया, उस जमीन को दे दिया जाएगा। कौन देगा दोस्तों, तो उपायुक्त दे देगा। इसलिए एसटी की जमीन एसटी को कभी हस्तांतरित नहीं होता। दूसरे माने एसटी का जमीन एसटी में हस्तांतरित होता है, किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं हो सकता है, ये चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा में कहता है कि अगर अंतरीति यानी क्रेता के अंतरण यानी हस्तांतरण के तारीख के 30 वर्ष के भीतर उपायुक्त को यह जानकारी मिलती हो कि अंतरीति ने अनुसूचित जनजाति के सदस्य से प्राप्त जोत के भवन निर्माण कर लिया हो, यानी जोत पर भवन निर्माण कर लिया हो, और अंतरक यानी विक्रेता है उसकी मूल्य चुकाने में रामजद न हो, तो ऐसे में उपायुक्त अंतरीति अर्थात विक्रेता को 2 वर्ष के भीतर भवन हटाने का आदेश देगा। अगर विक्रेता द्वारा भवन नहीं हटाया गया तो उपायुक्त खुद हटवा देगा। देखिए तीसरा प्रोविजन कहता है, अगर अंतरीति मान लीजिए कि कोई क्रेता ने अंतरण यानी हस्तांतरण के तारीख के 30 वर्ष के भीतर उपायुक्त को जानकारी मिलती है, यानी जानकारी देती है, यानी कि हम जमीन था दोस्तों, यानी हम कौन हो गए, तो आपको पता होगा कि बेचने वाला कौन हो गया दोस्तों, हस्तांतरण यानी अंतरक हो गया। हमने अपना ज़मीन को बेच दिया दूसरे को पास, लेकिन इसकी सूचना जो है 30 वर्ष के बाद, यानी 30 वर्ष के बाद नहीं, 30 वर्ष से पहले, इस चीज़ को हमेशा दिमाग रखें। 30 वर्ष से पहले उपायुक्त को सूचना मिलती है कि इसका आदमी को गलत तरीके से ज़मीन का हस्तांतरण हुआ है, ठीक। और हस्तांतरण जो हुआ है दोस्तों, उसमें क्या किया कि अगला व्यक्ति जो खरीदा था, तो 30 वर्ष में जो खरीद लिया तो बैठे नहीं रहेगा, कोई भी आदमी उसमें घर बना देगा। क्या है कि सबसे पहले आदमी ज़मीन खरीदता है तो घर ही बनाता है, तो ज़मीन खरीद के वो क्या कर देता है कि घर बना दिया, और घर बनाने के बाद वो कहता है कि उसका मूल्य चुकाने में रामजद न हो, और घर उपायुक्त बोलेगा कि भाई तुम जो घर बनाए हो, और हमसे बोलेगा कि तुम्हारे ज़मीन पर एक घर बना दिया आदमी, 5 लाख का घर बनाया, तो हमसे बोलेगा कि तुम 5 लाख रुपया इसको दे दो, तुम्हारा ज़मीन छोड़ दे रहा है क्योंकि 5 लाख का घर बना दिए तुम्हारे ज़मीन में। तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि हम मूल्य चुकाने लायक नहीं है, हमारे पास पैसा 5 लाख नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। तो उपायुक्त उसको जो घर बनाया है उसको बोलेगा कि 2 साल को तुमको समय देते हैं, 2 साल के अंदर इस भवन को हटा दो, यानी उसको गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना है करो। और नहीं तो उपायुक्त उसे फिर 2 साल का अगर नहीं करते हटाते हैं तो खुद 2 साल के बाद उसको हटवा देगा घर को। समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम एसटी समुदाय के आदमी हैं, हमारा ज़मीन था तो इस और हमने ज़मीन को बेच दिया, या हमको ज़मीन को कोई छीन लिया, इसकी सूचना 30 साल बाद मिलता है उपायुक्त को कि एक व्यक्ति गाँव में था, उसका ज़मीन को छीन लिया गया है। लेकिन याद रखिएगा 30 साल से पहले उसको सूचना मिलना चाहिए। उपायुक्त क्या करता है कि जाता है ज़मीन को देखता है तो देखता है कि इसका ज़मीनवा में तो घर बन गया है, तो घर बन गया है तो उपायुक्त बोलेंगे कि तुम्हारे ज़मीन में घर बन गया, हमको बोलेंगे, और घर 5 लाख इसका कीमत है, तो 5 लाख दे दो, तुम्हारा ज़मीन छोड़ देगा। हम बोलते हैं कि हम 5 लाख देने के लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त बोलेगा जो घर बनाया उसको कि तुमको 2 साल का मौका दे रहे हैं, अगला पैसा आप नहीं देगा, तुम 2 साल का मौका देने, घर को यहाँ से हटा लो। अगर नहीं हटाते हो तो 2 साल के बाद उपायुक्त खुद घर को गिरवा देगा, हटवा देगा। ये चीज़ प्रोविज़न है। आगे देखिए 4 में क्या प्रोविज़न है। स्मरणीय रहे कि अनुसूचित जनजाति रैयत या उसके वारिस भी ऐसी ज़मीन को अपने अधिकार की वापसी का दावा 30 वर्ष के भीतर ही कर सकेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि हम जैसे थे, हमारा ज़मीन का हस्तांतरण हो गया था, तो हमारा बेटवा आया और बेटवा चन्हाक हो गया, पढ़ा लिखा बढ़िया एकदम शहर में रहा, तो जान गया कि हमारे बाप की ज़मीन छीन गया है, तो कंप्लेन किया उपायुक्त के पास। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि कंप्लेन 30 वर्ष के भीतर करना है। अगर वो 31वें वर्ष करता है तो आपकी ज़मीन हाथ से चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। अगला क्या करता है दोस्तों कि 5 प्रोविज़न कहता है कि यदि उपायुक्त जांच के उपरांत यह पाए कि अंतरिति यानी क्रेता ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय 1969 कानून लागू होने के पहले की किसी भूमि पर भवन निर्माण किया हो, तो ऐसे में उपायुक्त अंतरिति अर्थात क्रेता को यह आदेश देगा कि वह अंतरण अर्थात विक्रेता को पुनर्वास के लिए समतुल्य भूमि उपलब्ध कराए। साथ ही उपायुक्त के द्वारा निर्धारित पुनर्वास राशि अंतरण को प्रदान करें।
और साथ में यह भी कहेगा दोस्तों कि उपायुक्त जो रहेंगे वो कह देंगे कि निर्धारित पुनर्वास की राशि उसको उपलब्ध कराएं। ऐसा करने पर अंतरिती मतलब क्या दोस्तों, क्रेता की जमीन से जुड़े अधिकार मान्यता उपायुक्त दे देगा। यही देखिए आजकल सबसे ज़्यादा यही चीज़ हो रहा है। एसटी के ज़मीन का हस्तांतरण के पीछे जो एफ पॉइंट है ना, यही सबसे बड़ा हाथ है। इसमें क्या कहा गया कि उपायुक्त जांच के उपरांत पाता है, यानी उपायुक्त जो है जांच करेगा कि जो विक्रेता था वो भूमि जो खरीदा था, यानी भूमि के बोल रहा है कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के लागू होने से पहले की किसी भूमि के भवन निर्माण कर लिया हो। यानी भूमि के जो नियम लागू हुआ था दोस्तों 1969 ईस्वी में, बिहार जब क्षेत्र था उस समय नियम लागू हुआ, लेकिन भूमि का नियम इस समय थोड़ी ना सर्वे हुआ है। भूमि का सर्वे तो 1908 में हुआ है CNT एक्ट में। तो ये कहा गया कि उससे पहले जो भूमि 1969 के पहले भूमि था, सर्वे हुआ भूमि में कोई व्यक्ति मान लीजिए कि भवन निर्माण कर लिया एसटी के ज़मीन में, जनरल के हो चाहे OBC हो चाहे SC कैटेगरी, कोई ज़मीन कोई भी अथी जनजाति माने आदमी एसटी ज़मीन के जनजाति पर उसका क्या कर लिया, ज़मीन को कब्जा कर लिया। और कब के ज़मीन की बात हो रहा है दोस्तों, 1969 के नियम के पहले, और ज़्यादातर ज़मीन इससे पहले के ही हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ज़मीन के जैसे ही आप कब्जा कर लेते हैं तो उपायुक्त कहेगा कि इस ज़मीन को आपको अब एसटी ज़मीन को जितना आप ज़मीन अधिग्रहित किए हैं उतना कहीं दूसरे जगह आप ज़मीन दे दिए। यानी कि मान लीजिए कि 5 डिसमिल ज़मीन एसटी का आप लेके घर बना लिए, तो उपायुक्त बोलेंगे कि 5 डिसमिल आपके पास कहीं ज़मीन होगा ना, तो उसी के समतुल्य भूमि माने वैसा ही ज़मीन मान लीजिए कि घर के लायक है कि खेती के लायक है, तो जैसा रहेगा उसके समान ही भूमि दूसरे जगह आप उसको 5 डिसमिल दे दीजिए एसटी ज़मीन को। अगर हाँ नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कहता है कि इसको राशि दे दीजिए। यानी कि जितना मान लीजिए कि उतना ज़मीन आप दे दिए और ज़मीन देने के बाद उसको कुछ राशि दे दीजिए ताकि वो घर बना सके, रह सके। यानी कि स्थानांतरण के लिए उसको कुछ राशि जो होती है वो निर्धारित करेंगे उपायुक्त ही, और वो राशि दे दीजिए। और वही देने के बाद जो एसटिया की ज़मीन हम कब्जा किए थे 5 डिसमिल, वो हमारा नाम से रजिस्ट्री अब हो जाएगा। और ज़्यादातर आजकल वर्तमान में यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। 6 में कहता है कि जाँच के उपरांत अगर उपायुक्त को यह पता चले कि अंतरिती अर्थात क्रेता ने कब्जा प्राप्त भूमि पर अपना हक अर्जित किया है तथा अंतरित अर्थात प्राप्त भूमि को लेने के लिए अंतरण तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त जो है उपयुक्त प्रतिकर निर्धारित कर सकता है। इसमें साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि उपायुक्त जांच करेगा और जांच के दौरान यह पता चलता है कि जो विक्रेता ने कब्जा किया था ज़मीन पर, यानी विक्रेता ने कब्जा के द्वारा प्राप्त भूमि पर अपना हक अर्जित किया है। जैसे कि माने कि जो विक्रेता है और विक्रेता ने वो कब्जा जो भूमि उसका था उस पर वो भूमि को बेच करके कुछ पैसा प्राप्त कर लिया है। अर्थात अंतरित यानी जो क्रेता था वो प्राप्त भूमि को लेने के लिए अंतरण तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त जो है उपयुक्त के प्रति कर का निर्धारण कर सकता है। यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कि हमने ज़मीन को खरीदा, इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो क्रेता था, क्रेता ने कब्जा कर लिया, यानी ज़मीन को हमने खरीद करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया और भूमि पर अपना हक अर्जित कर लिया, यानी कि भूमि अब मेरा है। तथा जो विक्रेता है यानी अंतरिती जो होता है यानी क्रेता यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि क्रेता दोनों जगह है। अंतरित अर्थात क्रेता प्राप्त भूमि को लेने के लिए अंतरक अब तैयार नहीं है। समझिएगा दोस्तों, यानी कि एक्सचेंज वाला जो ज़मीन का मामला था ना कि आप हमारे जगह दूसरे जगह समतुल्य भूमि दे दीजिए, ये थोड़ा समझिएगा इसको। जैसे कि इसके 5वें पॉइंट में पढ़े कि भाई आपके समतुल्य भूमि 5 एकड़ 5 डिसमिल मेरे पास था, तो 5 डिसमिल कहीं और इसको ज़मीन दे दे और वो बाकी में रजिस्ट्री हो जाएगा दोनों को, और उसके लिए कुछ पैसा दे दे ताकि वो प्रत्यार्पण कर सके, यानी अपने सामान को ले जाकर रख सके, शिफ्ट हो सके। ये चीज़ था। उसी में कहा गया कि मान लीजिए कि अगला बोल रहा है वो आदमी कि अब जो है हम विक्रेता थे, हम बोल दिया कि हमको ज़मीन 5 डिसमिल नहीं चाहिए, माने हमको समतुल्य भूमि नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त जो है एक पैसे का निर्धारण कर देगा, यानी कर का निर्धारण कर देगा कि तुम्हारे ज़मीन का दाम 10 लाख होता है, तुम 10 लाख रुपया ले लो। तो उपायुक्त जो है 10 लाख रुपया दे करके फिर रजिस्ट्री क्रिएट कर देगा। और जब ज़्यादातर ज़मीन जो है अभी हस्तांतरण वर्तमान में इसी शर्त के तहत हो रहा है। अब इसी पर जो रघुवर दास था 2016 में संशोधन किया था
कि अब किसी भी परिस्थिति में जो कंपनसेशन, जो भी वर्तमान सोचते हैं कंपनसेशन हो जाना, कि अब घर बना दिया, घर को उठा कर नहीं ले जा सकता है, तो कंपनसेशन करा देता है कि घर जितना ज़मीन था उसका तुम पैसा ले लो। और वही चीज़ ज़्यादातर STO ज़मीन का हस्तांतरण हो रही है। उसी पर रघुवर दास ने संशोधन किया, लेकिन इसको विपक्ष पार्टी ने इतना गलत तरीके से एक्सप्लेन किया कि बेचारा वो संशोधन को तो वापस लिया ही, लोग समझ नहीं पाए कि ये उसके हित के लिए ही था कि ज़मीन का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए कंपनसेशन के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 7वां प्रोविज़न कहता है कि इस धारा के तहत आदिवासी जमीन के पुनर्वास के लिए एक विशेष अदालत व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र विनिमय न्यायालय ने सार यानी शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट की स्थापना की गई है। यानी कि यही जो कोटवा है दोस्तों, यही कोटवा में कंपनसेशन होता है। कैसे कंपनसेशन होता है कि ठीक है हम ज़मीन, बोलता है अगला पार्टी से, सब मेल रहता है कि अगला पार्टी बोलता है कि ठीक है हम कोर्ट में इसे बोलेंगे कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए, यानी कि ज़मीन के बदले हमको ज़मीन अब नहीं चाहिए, हमको पैसा दे दीजिए। और वही चीज़ कंपनसेशन कराता है, सब मिली भगत रहता है CO लोग से, और CO लोग के काम में है कि कहूँ से काम बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा अंदर इसमें नहीं जाते हैं। 71 ख बोलता है कि यदि कपटपूर्वक तरीके से कोई भूमि अंतरित हो गया दोस्तों, अंतरित यानी विक्रय की जाए, यानी कपटपूर्वक यानी गलत तरीके से कोई ज़मीन को विक्रय किया जा रहा है, तो जांच के उपरांत कपट करने वाले को दंड स्वरूप, यानी जांच अगर पाया गया ऐसे में तो उसको दंड दिया जाएगा। दंड स्वरूप जो है 3 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों लगेगा। अपराध जारी रखने की दशा में अपराध की अवधि तक अंतरिती मतलब है दोस्तों खरीदने वाला, तो क्रेता को प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी कि जांच के उपरांत आपको पाया गया कि कपट तरीके से आप ज़मीन को लिए हैं, यानी हड़पे हैं, जो भी कहिए, तो वैसी स्थिति में आपको 3 साल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और ये देखिए दोस्तों, तो अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहते हैं आगे भी, तो आपको 50 रुपये पर दिन के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा। 72 का आता है दोस्तों कि रैयत के द्वारा भूमि का अभ्यर्पण यानी सलेंडर, यानी कोई रैयत है तो अपने भूमि का सलेंडर कर दे कि हम अब खेती वोती नहीं करेंगे, भूस्वामी को बोला कि अपना ज़मीन तुम ले जाओ। यहाँ कहा कि यदि कोई रैयत किसी करार से न जुड़ा हो, मान लीजिए कोई हम रैयत है, कोई करार भूस्वामी से नहीं था और समझ रहे हो कि खेती करो और लगान दो, इसके सिवा कोई करार नहीं था, तो वह किसी वर्ष, तो वह क्या करेगा, किसी वर्ष यहाँ दे लेते, यहाँ पर लिखा है कृषि वर्ष कर लीजिएगा। कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी लेकर अपनी जोत को सरेंडर कर सकता है। यानी कि उपायुक्त से अनुमति लेंगे कि हम भूमि को जो है सरेंडर करना चाहते हैं, भूस्वामी को देना चाहते हैं, तो मंजूरी लेकर के इसका ये कर सकता है। परंतु इसकी सूचना रैयत के द्वारा भूस्वामी को सरेंडर के 4 माह पूर्व देना होगा। लेकिन इसकी सूचना जो है आपको, यानी किसान है तो भूस्वामी को आपको 4 महीना पहले देना होगा कि 4 महीना बाद आपकी ज़मीन को हम छोड़ देंगे। जैसे कहीं भी आप नौकरी करते हैं तो क्या बोलता है, कम से कम 30 दिन पहले आपको सूचना देना होता है कि हम इस महीना के लास्ट में नौकरी छोड़ देंगे, अगले महीना के 15 तारीख को छोड़ देंगे, क्योंकि ताकि अगला व्यक्ति है उसका व्यवस्था कर सके। जैसे कि आपको अचानक नौकरी से हटाया जाता है तो 3 महीना की सैलरी दे के हटाया जाता है, ताकि वो कहीं जाए तो कम से कम 3 महीना में वो सेटल हो जाए, उसका घर परिवार ना बिखरे, ये रूल है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है दोस्तों कि 4 महीना कम से कम पहले आपको सूचना देना पड़ेगा भूस्वामी को कि 4 महीना के बाद हम आपका ज़मीन खाली कर देंगे। यदि वह ऐसी सूचना नहीं देता है तो सरेंडर के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए जोत भूमि का लगान भुगतान भूस्वामी को करना ही होगा। अगर आप ऐसी अचानक ज़मीन अगर छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो आपके जो आने वाला कृषि वर्ष है उसका लगान आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आप पहले सूचना दीजिए और लगान मुक्त रहिए। यानी खाली करना है आपको तो पहले 4 महीना 6 महीना पहले आप सूचना दीजिए, लेकिन नियम तक आता है कि कम से कम 4 महीना पहले आपको सूचना देना होगा। आगे बढ़ते हैं। 73 में क्या कहता है कि रैयत के द्वारा भूमि का परित्याग, यानी रैयत वही हो गया परित्याग कर देना है कि रैयत जो है अपना भूमि को परित्याग कर दे रहा है, समर्पण कर दे रहा है कि हमारा सब काम धाम नहीं होगा। यदि कोई रैयत भूमि का परित्याग स्वेच्छा से कर दे और लगान देना बंद कर दे तो उसकी भूमि को भूस्वामी किसी दूसरे के पट्टे में दे सकता है। सिंपल से भूस्वामी का ज़मीन था, हम काम कर रहे हैं, हम स्वेच्छा से त्याग करिए कि हम लगान वगान हम नहीं चुका पाएंगे, अपना ज़मीन आप ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भूस्वामी होगा वो ज़मीन किसी और को अब दे देगा। यदि कोई, इसी में है प्रोविज़न दोस्तों कि यदि कोई अभी भोगी रैयत 3 वर्ष के भीतर
अधिभोगी जो रैयत था वो 3 वर्ष के भीतर और अनाधिभोगी रैयत 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त भूमि पर कब्जा वापस लेने का आवेदन उपायुक्त को दे दे तो उपायुक्त जांच के उपरांत यह पाया जाए कि रैयत ने स्वेच्छा से भूमि का परित्याग नहीं किया था तो वैसी स्थिति में रैयत के द्वारा बकाया लगान के भुगतान करने के बाद रैयत भूमि को पुनः कब्जा दिलाने का आदेश दे सकता है। अब मान के चलो कि हम 3 साल मैंने भूमि का तो हम त्याग कर दिए और हम अधिभोगी रैयत है, तो अधिभोगी रैयत का नियम है कि 3 साल के भीतर हम त्याग कर दिए और पता चला कि हम परिवार खूब मारा कि ज़मीनियाँ दे दिए वापस, तब जोतिए को कोड़िएगा कैसे। तो वो अगर परिवार खूब मारा फिर अगला साल जाकर बोलता है कि सर हमको ज़मीन में दे दीजिए, उपायुक्त के पास जाएगा। अगर अधिभोगी रैयत है तो 3 साल कहा गया है और अनाधिभोगी रैयत 1 साल कहा गया है। यानी कि 3 साल के अंदर आप जाकर बोलिए सर कि ज़बरदस्ती हम किसी दूसरे के दबाव में आकर के ज़मीन वापस कर दिए, हमको फिर से वापस दे दिए। तो आप अधिभोगी रहे थे तो 3 साल के अंदर, अनाधिभोगी रहे तो 1 साल के अंदर जा कर के उपायुक्त के पास आपको कहना पड़ेगा और उचित प्रमाण देना पड़ेगा। उपायुक्त जांच करेगी कहाँ बेचारा गलत जो किसी के दबाव में आकर के ज़मीन वापस किया था, तो क्या करेगा उपायुक्त फिर बोलेगा कि ठीक है तुम 3 साल के भाई लगान चुका दो, और जितना दिन तक ज़मीन उसका खाली पड़ा था बोलता है जितना ज़मीन के लगान चुका दो और फिर ज़मीन वापस ले जाओ, ये चीज़ हो जाएगा। तो अधिभोगी रैयत के लिए 3 साल और अनाधिभोगी रैयत के लिए 1 साल के बाद पुनः प्राप्त यानी सरेंडर भूमि को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आगे है दोस्तों कि किसी रैयत के अधिभोग का जारी रहना पट्टे की स्थिति पर निर्भर करता है। बहुत सिंपल है कि किसी भी अधिभोग यानी भूमि के अधिभोग यानी रैयत के जो भूमि है दोस्तों वो का उपयोग जारी रखना है, भूमि का उपयोग जारी रख सकते हैं। ये पट्टे की स्थिति पर निर्भर करती है कि आपका पट्टा कितने दिन का है। आगे बढ़ते हैं। 75 कहता है दोस्तों कि भूमि की माप। भूमि की माप के बारे में कहता है दोस्तों कि प्रत्येक भूमि की माप की जाएगी और किसके द्वारा की जाएगी, तो भूस्वामी। इसको समझिए पहले से, अपने शब्दों में बता दे रहे हैं कि भूस्वामी है वो अपना भूमि को माप करवा सकता है कि कितना उसका भूमि है कैसे है, तो उसको भूमि मापने से आप जो काश्तकार है वो मना नहीं करेंगे, यही चीज़ इसमें है। चलिए समझते हैं। प्रत्येक भूस्वामी अपने क्षेत्राधीन भूमि पर माप करने का अधिकार होगा तथा इससे जुड़ी संपादा का भी वो सर्वेक्षण करेगा, यानी कि जिसका उसका भूमि है वो माप कर सकता है, घूम फिर के देख सकता है कितना है कैसे है। अधिभोगी रैयत सर्वेक्षण या माप के विरोध करे तो भूस्वामी उपायुक्त को आवेदन देकर इस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर सकेगा। यानी क्या, जो आप काश्तकार हैं, रैयत हैं, तो आप उसको अधिभोगी रैयत हैं तो आप मना नहीं कर सकते हैं भूस्वामी को कि आप ज़मीन को मत ना किए, मत सर्वेक्षण कीजिए, क्योंकि उसका ज़मीन है वो कुछ भी करे तो उसको करने से आप मना नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उपायुक्त के पास जाएगा यानी कलेक्टर के पास जाएगा और इस समय में आपके जो है कार्रवाई करने के लिए वो आवेदन कर सकता है। ये चीज़ें हैं दोस्तों। आगे पढ़ते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे मैं रूढ़ी और संविदा, तो जितना इंपॉर्टेंट था लगभग 99% आपका सिलेबस कवर हो गया है। अब मान लीजिए 5-10% की बात है तो ये अगले अध्याय में हम लोग मतलब करेंगे, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आगे कवर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।